Good evening, students. Today, we are going to learn the legal aspects of medical care. So, legal aspects होते हैं कुछ medical practice के, जब आप practice कर रहे हैं medicine की practice कर रहे हैं, तो कुछ legal aspects होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है. With knowledge explosion and technological advances, mainly aimed to provide high quality medical care to individual patients, the need for a careful construction of a professional ethics is urgent. जो भी प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं हमारे एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, वो बहुत जरूरी होते हैं और उसके बारे में आपको खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए. सिटीजन्स चार्टर ऑन हेल्थ सर्विसेज. ये सिटीजन्स चार्टर क्या होता है? जब सबसे पहले ब्रिटिश ने इसको वो करा था सिटीजन्स चार्टर, तो उसमें उन्होंने कुछ सिटीजन चार्टर में सिर्फ हेल्थ सर्विसेज को ही नहीं लिया था उन्होंने बाकी सर्विसेज को भी लिया था कि सिटीजन्स जो होते हैं, जो आपकी कंट्री के जो सिटीजन है, उनकी क्या क्या वो होती हैं, मतलब वो किस चीज के लिए लायबल हैं और किसके लिए नहीं है. तो जो सिटीजन चार्टर ऑन हेल्थ सर्विसेज है, उसमें क्या है कि इट वाज लॉन्च्ड फर्स्ट बाय ब्रिटिश पॉलिटिक्स. इट इम्प्रूव द पब्लिक सर्विसेज, making administration accountable and more user focused. तो more user focused जो हेल्थ सर्विसेज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट के लिए अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, वो सब जो है वो सिटीजन चार्टर में आएगा. नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इट गिव्स इजी एंड फास्ट कंपनसेशन टू कंज्यूमर ग्रीवेंसेस. ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही लगता है यहाँ पे. वाई एथिक्स. Patients are increasingly aware of what they believe to be their human rights and expects doctors to respect them. ठीक है, every person जो है हर एक इंसान के कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो वो जो पेशेंट्स हैं वो एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करें. नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ क्लिनिकल केयर. राइट्स ऑफ पेशेंट्स may be summarized by 3 corresponding duties of care which apply to all the patients. सभी पेशेंट्स पे अप्लाई होती हैं ये ड्यूटीज जो हैं. टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड हेल्थ. ठीक है, हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें उनकी लाइफ को और उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें जब वो हमारे पास आए. टू रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी एंड टू गिव फेयरनेस एंड जस्टिस. ओके, सबसे पहले आता है ड्यूटीज ऑफ क्लिनिकल केयर. टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड हेल्थ, क्लिनिशियंस टू प्रैक्टिस medicine to high standard, not to cause unnecessary harm or service. जो क्लिनिशियंस हैं उनको मेडिसिन की प्रैक्टिस करते वक्त हाई स्टैंडर्ड्स जो हैं वो तो रखने चाहिए, पर कोई अननेसेसरी हार्म या सफरिंग ना हो पेशेंट को हमारी वजह से, इसका भी ध्यान रखना चाहिए. टू रिस्पेक्ट autonomy. Autonomy मतलब every human being have autonomy, means the ability to reason, plan and make choices about the future. मतलब कि ऑटोनॉमी का मतलब है कि हर एक पर्सन का एक एबिलिटी होती है, कुछ एबिलिटी होती है उसको रीजन करने के लिए, प्लान करने के लिए. ठीक है, उसके फ्यूचर के बारे में वो क्या कुछ चॉइसेस चाहता है, तो उसकी एक ऑटोनॉमी होती है, उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं. तो एज अ फिजिशियन हमें उस ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करना चाहिए. डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट दीज एट्रीब्यूट्स. रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. अब जब कोई सर्जरी होती है, कुछ सर्जरी वगैरह कुछ कभी होती है, तो उसमें हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं पेशेंट से, कि पेशेंट को पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके ऊपर ये सर्जरी हो रही है और आपको इसकी उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि एवरी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मतलब उसके बारे में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल होना हमारी ड्यूटी बनती है. हम उसको किसी के सामने एक्सपोज नहीं कर सकते हैं. तो हर एक पेशेंट के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो उसका एक राइट है. डिनाइंग पेशेंट्स सच चॉइस एंड कंट्रोल रॉब्स देम ऑफ देयर ह्यूमन डिग्निटी. फेयरनेस एंड जस्टिस. द एक्सेस टू एंड क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल केयर शुड बी नीड बेस्ड रादर देन फेवरेटिज्म. तो जो पेशेंट जब आपके पास आएगा तो उसकी जो क्लिनिकल केयर होगी, जो आपके पास जो पेशेंट आएगा, तो वो जो है फेवरेटिज्म के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, पर उसकी नीड के ऊपर बेस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आपका फेवरेट है या कुछ कोई हाई सोसाइटी के पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास तो आप उन्हीं को ही
उन्हीं को ही आप सर्विस देंगे, ऐसा नहीं है। आपको सभी को अनइक्वली, सबको आपको इक्वली सभी पेशेंट्स को आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। इनजस्टिस कैन अकर थ्रू ट्रीटिंग पेशेंट्स अनइक्वली अकॉर्डिंग टू देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कोई पेशेंट आपके पास आता है, कोई लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है या कोई हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है, तो उसके हिसाब से आप अनइक्वली उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन, प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन आप हाई प्रोफेशन का है, कोई आईएएस है या फिर कोई लेबर क्लास का है, तो आप उसको उसने अच्छे से नहीं देख रहे हैं, तो वो इनजस्टिस है, वो इनजस्टिस कॉज करेगा। एज, रेस, ये सब चीजें भी आपको इक्वली देखनी चाहिए पेशेंट को। इक्वल एक्सेस टू अप्रोप्रिएट केयर अकॉर्डिंग टू नीड। Why should doctors take these duties seriously? प्रोफेशनल रेगुलेशन, मेडिकल काउंसिल जो है उन्होंने कुछ प्रोफेशनल रेगुलेशंस बनाई हैं, लॉज बनाए हैं, ठीक है। द लॉज ड्यूटीज आर आल्सो एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट एंड कॉमन लॉ, ठीक है। ये कॉमन लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी सारी जो ड्यूटीज हैं एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो ऑलरेडी एनश्राइंड है, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड हैं वो सारी ड्यूटीज। Doctors may be sued in civil law for financial compensation for any harm. अगर किसी को कुछ हार्म होता है हमारी वजह से एज ए पेशेंट, तो वो डॉक्टर जो है वो उसको स्यू भी किया जा सकता है फॉर फाइनेंशियल कंपनसेशन, ठीक है, सिविल लॉ में। बट अगर उसकी इफ दिस हार्म इज इंटेंशनल, क्रिमिनल लॉ विल अप्लाई। अगर वो बाई चांस हुआ है वो लॉ, ठीक है, वो हार्म, फेलियर इन प्रोफेशनल ड्यूटी इज बाई चांस, तब तो उसके ऊपर सिविल लॉ के थ्रू लगेगा और उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन लगेगी, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। बट अगर उसने वो हार्म इंटेंशनली किया है तो वो क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो सकता है उसके ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर। रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट सपोर्ट द राइट of all patients to high standard of care. The clinical importance of trust. Lack of trust will spoil the quality of patient care and professional life. So patient और डॉक्टर के बीच में एक जो ट्रस्ट है वो हमेशा होना चाहिए कि आप उसकी उस पेशेंट के बारे में बाहर कुछ ऐसे लीक ना करें, ठीक है। तो वो पेशेंट और जो डॉक्टर के बीच का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ट्रीट्स पेशेंट्स एज active partners in healing process. Problem solving is by doctors and decision making is by both. जो कुछ भी प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है वो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। बट जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं करेगा, वो पेशेंट भी करेगा। कि डॉक्टर अगर कह रहा है कि उसको सर्जरी की जरूरत है तो वो उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो पेशेंट की भी अपनी एक वो होता है कि आप उसको कंसेंट, उसका पेशेंट का भी एक कंसेंट होता है कि वो सर्जरी करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता। तो एट लास्ट डिसीजन मेकिंग जो है वो डॉक्टर की और पेशेंट की दोनों की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल मिस्टेक्स। कुछ क्लिनिकल नेग्लिजेंसेस हो सकती हैं, ठीक है। पेशेंट अगर क्लिनिकल नेग्लिजेंस कहीं पे हुई है तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या करना चाहिए? पेशेंट मस्ट प्रोवाइड एविडेंस टू द कोर्ट, ठीक है। पेशेंट को एविडेंस दिखाना ही पड़ेगा कोर्ट में दैट दे वर हार्म्ड, ठीक है, कि उनको कुछ हार्म हुआ है। द हार्म वाज कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड डॉक्टर, और वो जो हार्म हुआ है वो उस डॉक्टर की वजह से, एक्यूज्ड डॉक्टर की वजह से ही हुआ है। ये सारे एविडेंस उसको, पेशेंट को कोर्ट में देने पड़ेंगे। द एक्शन दैट कॉजेज द हार्म वाज अ ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। जो जो जिस वजह से वो हार्म हुआ है वो एक प्रोफेशनल ड्यूटी उसने नहीं की डॉक्टर ने, ठीक है, उसकी अवहेलना की। ब्रीच मतलब अवहेलना की उसने अपनी ड्यूटी की, तो उसकी वजह से उसको कुछ हार्म हुआ पेशेंट को, ठीक है। तो द एक्शन दैट कॉजेज द हार्म वाज अ ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। नेक्स्ट कुछ चैलेंजेस होते हैं, कंसेंट होता है, मेडिकल नेग्लिजेंसेस होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट, सर्टिफिकेट्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस, कॉन्फिडेंशियलिटी, टर्मिनल इलनेस, विड्रॉइंग ऑफ लाइफ सपोर्ट, सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। Ethics is everyone's responsibility. The relationship of patient to his physician is by its nature one of the most intimate. जो पेशेंट और फिजिशियन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बाय नेचर बहुत ही इंटीमेट है, ओके।
Foundation doctor is learned, skilled, and experienced in affliction of body about which patient ordinarily knows little but are very important for him. So जो डॉक्टर है उसको कुछ स्किल्स होते हैं, ठीक है, ही इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इन एफ्लिक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में डॉक्टर को ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा स्किल्ड है वो, बट जो पेशेंट है वो उसको अपनी बॉडी के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता है. सो दे आर बट दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट आल्सो. Ethics is every patient must place great reliance, faith, and confidence in professional word acts of doctor. तो पेशेंट जो है उसको भी अपनी तरफ से एक फेथ रखना चाहिए डॉक्टर के ऊपर, जो भी वो डॉक्टर कर रहा है, ठीक है, जो भी एडवाइस दे रहा है डॉक्टर, उसके पेशेंट को भी एक फेथ होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके डॉक्टर के ऊपर. डॉक्टर मस्ट एक्ट विद utmost good faith and to speak fairly and truthfully to peril of being held liable for damages for deceit or fraud. जो डॉक्टर है उसको with utmost good faith he should speak fairly, ठीक है, उसको पेशेंट को सब कुछ exactly बता देना चाहिए. Fundamental rights. No person shall be deprived of फंडामेंटल राइट्स होते हैं पर्सन के कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी. मतलब कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ का पूरा एक ह्यूमन राइट होता है. ये फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है. इमरजेंसी केयर इज राइट फॉर एवरी सिटीजन. जो भी सिटीजन है उसका एक फंडामेंटल राइट है कि उसको इमरजेंसी केयर मिलनी ही चाहिए. कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो वो उस सिटीजन का एक राइट है, ठीक है, ह्यूमन राइट है उसका कि उसको इमरजेंसी केयर उस टाइम पे मिलनी ही चाहिए. नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन हु इज इनोसेंट और criminal has met with an accident, it is the obligation of health providers to protect his life. So अगर एक पर्सन इनोसेंट है या फिर अगर वो क्रिमिनल भी है, ठीक है, कोई पेशेंट अगर वो कोई पर्सन क्रिमिनल भी है और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एज अ हेल्थ प्रोवाइडर हमारी ऑब्लिगेशन है कि उसकी लाइफ की हम प्रोटेक्शन करें, ठीक है, उसको हम इमीडिएट ट्रीटमेंट दें. ये हमारी ऑब्लिगेशन है उसके लिए, ठीक है, हमें करना ही पड़ेगा चाहे वो क्रिमिनल है चाहे वो पर्सन इनोसेंट है. Every doctor under law bound by a contract to serve its patient and cannot refuse treatment. उसको उसको हर एक पेशेंट को वो सर्व करेगा ही करेगा and he cannot refuse the treatment. Every doctor has to fulfill certain legal requirements in service by compulsion or voluntarily as defined under law. A good working knowledge of the law in this regard, coupled with a thorough understanding of correct method of dealing with legal aspect, help one to build confidence over riding the fear of law. So आपको अच्छे से इन लॉज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और कैसे उसको आपको डील करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन लॉ के साथ आप वो कर सकते हैं. The legal aspect of medical practice broadly covers two areas of medical law: medical jurisprudence and forensic medicine. Medical jurisprudence क्या है, जो कि मेडिकल प्रैक्टिस का वो लीगल एस्पेक्ट है, ठीक है, और फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो लॉ का मेडिकल एस्पेक्ट है. सो मेडिकल jurisprudence it deals with the legal aspect of medical practice. In forensic medicine it deals with the medical aspect of the law. सोर्सेज ऑफ लॉ, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं. सोर्सेज इन द सेंस कि आपको ये लॉज कहाँ से पास हो रहे हैं, कौन आपके ऊपर ये लॉज लगा रहे हैं. लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव्स, ऑर्डिनेंसेस पास्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, subordinate legislations, rules and regulations made by executives through the power delegated to them by act. सेकेंडरी सोर्सेज हो सकते हैं जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स, ठीक है. द रेशियो डिसेंडिंग इज अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट.
जुडिशियल लेजिस्लेशंस हो सकती हैं, जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो सकती हैं, ये सारी जो हैं ये सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। नेक्स्ट है मेडिकल एथिक्स एंड conduct. Apart from his routine and usual clinical cases, a doctor will come across certain medical legal issues at one point or other during the practice of his profession. So कभी ना कभी उसको apart from his clinical cases, routine clinical cases, he can come across these medical legal issues. So duties and obligations of doctors are enlisted in the laws of the land and different codes of medical ethics and declaration, like Hippocratic oath. इसके बारे में आपने सुना होगा पहले भी। Hippocratic oath जो है, जब फिजिशियन जब बन जाते हैं तो उनको Hippocratic oath जो है वो लेनी पड़ती है. It is one of the oldest binding documents in the history. It states that treat the sick to the best of one's ability. उस किसी भी कोई भी सिक है तो उसको एट बेस्ट आपको उसको ट्रीट करना चाहिए. प्रिजर्व पेशेंट्स प्राइवेसी, तो पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको भी प्रिजर्व रखना चाहिए. टीच द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है उसको आप पढ़ाइए, बताइए उस सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन के बारे में. ये सब जो है हिपोक्रेटिक ओथ में लिखा गया है. डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा, उसमें क्या बताया गया है कि aspects for human rights of patients. So we should respect the human right of patients. जो patient है उनके human rights को respect करना चाहिए. Value of sharing knowledge with the community and profession. So the same thing, we should share the knowledge with community and profession. Obligation of physician to care for themselves also and to maintain their ability to benefit the society. नेक्स्ट आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी मेडिकल रिसर्च. ये जो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है ये बेसिकली मेडिकल रिसर्च में काम आता है. It is a statement outlining the ethical principles for medical research involving human subject. कुछ मेडिकल रिसर्च अगर कहीं पे होते हैं जिसमें ह्यूमन जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये इसमें जो भी मेडिकल एथिक्स और कंडक्ट्स हैं बताए गए हैं वो फॉलो करने होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स. द डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन binds the physician with the words, the health of my patient will be my first consideration. ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा में जो सेंटेंस ये एज इट इज है कि द हेल्थ ऑफ माय पेशेंट विल बी माय फर्स्ट कंसिडरेशन. ठीक है, एंड द इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स डिक्लेयर दैट अ फिजिशियन shall act in the patient's best interest when providing medical care. नेक्स्ट आता है आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल. सो हॉस्पिटल क्या है? इट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. इट डील्स विद लाइफ एंड डेथ, hence carries specified responsibilities and liabilities within and outside the hospital. Failure to comply invites legal obligation, legal actions. Legal responsibilities are bound to different categories of people and institution by contracts. Breach of on any contract held the hospital legally responsible. Emergency doctrine. In emergencies, consent can be implied in the law if immediate treatment is necessary to avoid life or limb threatening condition. तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है तो उस टाइम पे कंसेंट जो है वो लिया जा सकता है. ठीक है, इज इम्प्लाइड इन द लॉ. ठीक है, टू अवॉइड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या फिर लिम्ब थ्रेटनिंग कंडीशन. फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर अगर किसी का पैर काटा जाना चाहिए तो उस टाइम पे कंसेंट लेकर के उसके लिम्ब को आप कर सकते हैं. ठीक है, एम्पुटेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनेजमेंट शुड प्रीसीड द लीगल ड्यूटीज इन ट्रॉमा केसेस ब्रॉट फॉर ट्रीटमेंट.
clinical management should precede the legal duties in trauma cases brought for treatment. So जो जब आपके पास कोई ट्रॉमा का केस आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो आपका अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, एंड लीगल ड्यूटीज जो है वो बाद में आती हैं। उस टाइम पे आपके क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले आती है। Medical negligence. A doctor must possess a reasonable degree of proficiency and apply this proficiency with a reasonable degree of diligence. Failure of the doctor to provide medical services with requisite skill and care give rise to action in medical negligence under criminal, civil or consumer court. Okay, so मेडिकल सर्विसेज जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो एज अ डॉक्टर अगर हम फेल हो जाते हैं, वो हमारे पास वो स्किल भी है, अगर उसके बावजूद भी हम उसको वो प्रोवाइड करने से फेल हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का एक्शन हो सकता है अंडर क्रिमिनल लॉ और कंज्यूमर लॉ और सिविल लॉ। डॉक्टर इज नेग्लिजेंट इफ ही डजंट ऑफर हिज सर्विसेज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस टाइम पे अगर कोई डॉक्टर अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा है तो he is negligent. A doctor breaches his duty of care when he fails to reach the standard of proficiency expected of him. Human behavior toward others. Failure to act reasonably and prudentially. Failure or breach of duty owed to the patient doctor has the obligation to perform that duty in a manner that will bring it to a successful conclusion. Damage to the individual for breach of duty. There must be some damage to the patient resulting from the breach of duty owned. The plaintiff क्या होता है, जो कंप्लेंट करता है, ठीक है, जो कंप्लेंट करते हैं उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट द ट्रीटमेंट गिवन वाज below the degree and skill expected of the competent doctor, and that the negligence approximately caused the injury or death. So जो plaintiff है, जो पेशेंट जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं या कोई जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको पहले ही शुड प्रूव दैट, उसके पास एविडेंस होना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट उसे मिला है इट वाज below the expected, ठीक है, below the expected as degree and skill, ठीक है, जो भी उसने एक्सपेक्ट किया था उस डॉक्टर से, उससे वो बिलो है, एंड द नेग्लिजेंस अप्रोक्सीमेटली कॉज द, ठीक है, जो भी नेग्लिजेंस उसकी वजह से हुई है, उसकी वजह से कौन सी इंजरी हुई है या उसकी वजह से डेथ हुई है, उन सब चीजों का उसको प्रूफ देना पड़ेगा वहां पे कोर्ट में, या फिर एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, द बेयर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजेशन विल नॉट suffice. Tort क्या है? Civil wrong negligence committed by one individual against another is known as tort, where a person fails to take proper care so that damage results. तो tort क्या है कि जब एक इंडिविजुअल किसी अनदर इंडिविजुअल के अगेंस्ट that person fails to take proper care, ठीक है, एज ए डॉक्टर हम उस पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी डैमेज हुआ है उसको टॉर्ट बोलेंगे। सिविल लॉ डील्स विद लीगल एक्शंस which seek the redress of wrongs which are not criminal in nature. और criminal law involves a legal action. Civil law जो है वो legal action, it deals with the legal action which seeks the redress of wrongs which are not criminal in nature. मतलब जिनका भी जो भी क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, नेचर में जो भी कुछ ऐसे कुछ भी काम हुआ है जो क्रिमिनल नहीं है नेचर में, वो सिविल लॉ उसको डील करेगा। और क्रिमिनल लॉ इन्वॉल्व्स अ लीगल एक्शन फाइल्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट डिफेंडेंट्स एंड डील्स विद डेफिनेशंस ऑफ crimes and their punishment. Negligence, harmful conduct that deviates from accepted standards of duty and care. A doctor who injures a patient by conduct that fails to meet the legal standard of due care
may be liable for negligence in an action of malpractice. ठीक है, तो अगर एक डॉक्टर जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्यू केयर, he may be liable for negligence, ठीक है, in an action for malpractice. Specific elements of negligence: in order for a complaining party to sustain an action for negligence against a defending party, 4 elements must be proved in the court of law. So जो नेग्लिजेंस का केस अगर किसी ने बनाना है, तो जो कंप्लेनिंग पार्टी है उसको डॉक्टर के खिलाफ एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप गिविंग राइज टू अ ड्यूटी ऑफ ड्यू केयर, ठीक है, तो पहले से ही डॉक्टर और पेशेंट के बीच में वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब उसके पास एक पर्ची होनी चाहिए उसकी, ठीक है, उसकी कोई स्लिप हो, पीडी स्लिप हो, जहाँ पे उसने पेशेंट ने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है या कुछ भी है, ठीक है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आया है, ठीक है, वो सारे जो है एविडेंस उसको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, ठीक है, जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास आया है तो उसने उस ड्यूटी का अवहेलना करी है, तो उसका भी उसके पास एविडेंस होना चाहिए, जो कंप्लेनिंग पार्टी है उसके पास। प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ और इंजुरी: fall from a stretcher in ED sustained bruises MI after 4 months is unlikely to prove that the fall caused MI. Damages: res ipsa loquitur. In most malpractice cases, the plaintiff is required to prove negligence through the testimony of an expert medical witness, ठीक है। इन मोस्ट malpractice cases जो है, जो plaintiff है, जो complainer है, he is required to prove, ठीक है, मोस्टली जो है उसको जो कंप्लेनर है उसको वो प्रूफ देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है, ठीक है, ये एक्सेप्शन क्या होती है? दिस रेस इप्सा लेकर, ठीक है, इसका मतलब क्या है? द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है, जो थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ व्हेन मेडिकल मिसहैप कुड नॉट बी ड्यू टू समवन एल्स नेग्लिजेंस, मतलब जो भी मेडिकल मिसहैप हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिया इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ अ स्पॉन्ज और अ क्लैम इन बॉडीज कैविटी ऑफ अ पेशेंट हु हैज हैड सर्जरी इज अ सेल्फ एविडेंस, की अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको कुछ स्पॉन्ज मिल गया, कॉटन मिल रहा है, ठीक है, या क्लैम मिल रहा है किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, वो ऑब्वियसली जो जिस भी डॉक्टर ने वो सर्जरी करी है, तो वो उसके ऊपर नेग्लिजेंस का केस बनता ही बनता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वहां पे नेग्लिजेंस का केस बनेगा ही, क्योंकि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यहाँ पे ये जो मेडिकल मिसहैप हुआ है, ये एज ए डॉक्टर, जो मेडिकल टीम है, जो भी उनकी ऑपरेटिंग टीम है, उन्हीं का ही नेग्लिजेंस केस है, ठीक है, वो पेशेंट खुद नहीं कर सकता है ना। तो इट इज द व्हेन मेडिकल मिसहैप कुड नॉट बी ड्यू टू समवन एल्स negligence, presence of a sponge or clamp in the body cavity of a patient who has had surgery in a self-evidence indication of negligent conduct by some member of the operating team. Error of clinical judgment: some mishaps are unavoidable, being within the wide range of variability and uncertainty that is inherent in biological processes. Common causes for negligent actions include failure to attend amputation of wrong limb, ठीक है, हो सकता है कि किसी ने amputation of wrong limb, मतलब जो जिस लिम्ब को उसको एम्पुटेट करना था उसको ना करके उन्होंने हेल्दी लिम्ब को ही उन्होंने एम्पुटेट कर दिया, ठीक है, ये भी एक नेग्लिजेंस का केस बनेगा। मिस्ड फ्रैक्चर्स: कोई फ्रैक्चर कहीं पे था तो उसने किसी और ही फ्रैक्चर को हील करने पे लगे हैं वो, और वो फ्रैक्चर उन्होंने मिस कर दिया है। या फिर टाइट प्लास्टर कास्ट, पुअर रिजल्ट्स फ्रॉम स्पाइनल प्रोसीजर्स, डैमेज टू न्यूबॉर्न फ्रॉम एनोक्सिया और फॉरसेप्ट, ठीक है, फॉरसेप्ट डिलीवरी हुई है तो उसके वजह से न्यूबॉर्न में कोई डैमेज हुआ है, न्यूबॉर्न को कोई डैमेज हुआ है अगर, तो वो भी एक नेग्लिजेंस का केस बनता है। रिमूवल ऑफ हेल्दी किडनी इंस्टेड ऑफ पैथोलॉजिकल, ठीक है, इसमें भी
डायरेक्ट इसमें नेग्लिजेंस केस बनता है. ऑपरेशन ऑन हेल्दी आई इंस्टेड ऑफ द अनहेल्दी आई, राइट. The leaving gauze or instrument in the body cavity during surgery, anesthetic errors, कुछ anesthetic errors हुए हैं, या फिर not performing sensitivity test for certain drugs before administering. Most of the time जब आप कोई antibiotics लगाते हैं पेशेंट को, तो सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी टेस्ट करना चाहिए. तो अगर आप सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से पेशेंट को कोई रिएक्शन हुआ, तो उसमें भी आपका मेडिकल नेग्लिजेंस का आपके ऊपर केस बन सकता है. फेल्ड ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन, फेल्ड ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन का भी केस बन सकता है. कई बार क्या होता है कि ट्यूबेक्टमी कर देते हैं जैसे, और बाद में अगर किसी को प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो जिसको प्रेगनेंसी हुई है, तो वो उस डॉक्टर पे केस कर सकते हैं जिन्होंने वो ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन उसके पेशेंट के ऊपर, ठीक है, परफॉर्म करी है, वो उसके ऊपर केस कर सकते हैं. माल प्रैक्टिस, professional negligence, lack of reasonable care and skill, willful negligence in the treatment of a patient whereby the health or life of a patient is endangered. Criminal negligence क्या है? Negligence is so great as to go beyond matter of mere compensation. मतलब negligence इतनी ज्यादा हुई है कि वो compensation के थ्रू उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन या फाइनेंशियल उसके थ्रू उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर आ जाएगी. नॉट ओनली द डॉक्टर हैज मेड रॉन्ग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, बट ही हैज शोन gross neglect for life and safety of the patient. Doctor may be prosecuted for having caused injury or death of a patient by a rash or negligent act amounting to कल्पेबल होमिसाइड. ठीक है, तो डॉक्टर के ऊपर वो होमिसाइड का केस भी बन सकता है. ठीक है, कि उसने जो पेशेंट है उसको जान से मारा. ठीक है, वो वाला केस भी बन सकता है. होमिसाइड का केस भी डॉक्टर के ऊपर बन सकता है अगर वो इंजरी जो है उसने की है या डेथ होगी किसी पेशेंट की उसके थ्रू. कंसेंट, कंसेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स इज फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल इंटरफेरेंस. ठीक है, a person of sufficient maturity and mental capacity can choose whether to submit the administration of a doctor. मोस्टली जब केसेस लेते हैं, जैसे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी हो रही है या फिर कोई ऑपरेशन हो रहा है, सिजेरियन हो रहा है, तो उस टाइम पे कंसेंट फॉर्म भरा जाता है. ठीक है, वो कौन भरते हैं? जो मैच्योर्ड होते हैं, ठीक है, जिनकी मेंटल कैपेसिटी ठीक होती है. ठीक है, और इन केस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स या गार्डियंस जो हैं वो उस कंसेंट फॉर्म को साइन करते हैं. ठीक है, तो वो कंसेंट जो है वो साइन करवाना चाहिए. विद फ्यू एक्सेप्शंस, कंसेंट टू एग्जामिनेशन is an absolute prerequisite before a doctor approaches the patient. Failure to obtain consent may lead to recovery of damage in a civil action. Battery, battery क्या है? An unpermitted contact with the patient. ठीक है, a clinician who fails to obtain consent for treatment or who provides treatment beyond or contrary to what patient has consented to. जब जो पेशेंट है, ठीक है, उसने अगर जैसे मान लीजिए अगर पेशेंट ने सिर्फ आपको सिजेरियन के लिए ही कहा है, ठीक है, पर अगर आपने उसको उस कंसेंट में सिर्फ उसने कहा है कि सिजेरियन के लिए मैं आपको परमिशन देता हूँ, ठीक है, पर अगर आपने सिजेरियन के बाद उसके ट्यूबेक्टमी भी कर दी, ठीक है, उसके ऊपर कोई और सर्जरी परफॉर्म कर दी, तो वो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी. ठीक है, एंड अनपरमिटेड, मतलब उसने पेशेंट ने आपको परमिट नहीं किया था, उसने पेशेंट ने आपको कंसेंट उसका नहीं दिया था कि आप उसकी बॉडी से कोई और आप ऑर्गन निकाल लें या कुछ वैसा कर लें, तो उस चीज को क्या कहते हैं? बैटरी. नेक्स्ट आता है आपके टाइप्स ऑफ कंसेंट. इम्प्लाइड कंसेंट होता है, एक्सप्रेस कंसेंट होता है और इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है. अब इम्प्लाइड कंसेंट क्या होता है कि इट इज प्रोवाइडेड बाय द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट. एग्जांपल, पेशेंट प्रेजेंट्स एट द आउट पेशेंट क्लिनिक. ठीक है, कोई पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है तो उसका एक इम्प्लाइड कंसेंट होता है कि वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ ही रहा है. नेक्स्ट है एक्सप्रेस कंसेंट, एनीथिंग other than implied consent. ठीक है, it may be oral or written. Informed consent
consent must be obtained after a reasonable explanation of the proposed procedure to the patient. ठीक है, कोई पेशेंट है, उसको कोई प्रोसीजर करना है उसके ऊपर, तो उसको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब उस पेशेंट को बताना ही चाहिए कि आपके ऊपर ये सर्जरी होगी, आपके ऊपर ये प्रोसीजर होगा, तो उसका जो है एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना चाहिए, सो दैट ही इज एनेबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर और नॉट टू सबमिट। ठीक है, अब वो पेशेंट के ऊपर है कि वो उस प्रोसीजर को करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया। द एक्सटेंशन डॉक्ट्राइन provides an exception to general rule that a patient's consent is limited to those procedures contemplated when consent is given. If in the course of authorized medical intervention, a doctor discovers a life-threatening condition that required immediate treatment and patient is unable to consent, for example, under anesthesia, the doctor may extend the operation or procedure without the patient's express consent. अब इसमें क्या है, अगर ट्रीटमेंट करते वक्त, ठीक है, कोई ऑपरेशन करते वक्त कोई भी अगर कोई ऐसी कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर बन जाती है, तो उसमें क्या है, वो डॉक्टर जो है वो इंटरवेन कर सकता है, और उसमें वो डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन या प्रोसीजर जो है वो उस पेशेंट के कंसेंट के बिना भी कर सकता है, अगर वो पेशेंट एनेस्थीसिया में है या फिर अनेबल टू कंसेंट, अगर वो कंसेंट देने की हालत में नहीं है तो। और अगर कंसेंट देने की हालत में, तो आप उसका वर्बल कंसेंट भी ले सकते हैं। Therapeutic privilege, a situation where full disclosure to the patient might be harmful and therefore contraindicated. A doctor may have a therapeutic privilege to withhold the information. ठीक है, ये therapeutic privilege होता है डॉक्टर के पास, ठीक है, कि वो पेशेंट को सारी चीजें नहीं भी बताए। ठीक है, this privilege avails only when the patient's distress and apprehension are so great that full disclosure of all the risk might cause emotional harm or induce the patient to refuse treatment. ठीक है, मतलब कि झूठ जो है, यहाँ पे झूठ जो है वो सच से बड़ा है। ठीक है, ये मान लीजिए आप, ठीक है, ये प्रिविलेज है हमारे पास, थेरेपेटिक प्रिविलेज बोलते हैं इसको, कि पेशेंट को जो डिस्ट्रेस या उसको जो हार्म, अगर वो उस ट्रीटमेंट को नहीं लेगा, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा है, ठीक है, कि उसको वो इमोशनल हार्म भी हो सकता है, उसको कोई रिस्क भी हो सकता है, तो उस टाइम पे वो डॉक्टर एज थेरेपेटिक प्रिविलेज वो उसको उससे छुपा भी सकते हैं। ठीक है, फेल टू so this privilege avails only when the patient's distress and apprehensions are so great that full disclosure of all risks might cause emotional harm or induce the patient to refuse treatment, fail to